जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। इसे पढ़ के आप किसी भी एग्जाम को काफ़ी कम समय में पास कर सकते हैं, तो आप जरूर मेरे साथ इसे एक बार पूरे कंप्लीट कर ले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत, यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखिए पुर्तगालियों के बारे में, तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत आया था। और कालीकट के जो शासक थे जमोरिन ने इसका स्वागत भी किया था। इसका पैतृक उपाधि है जमोरिन। और काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक इसे मुनाफे भी प्राप्त हुआ था। ये 3-4 बात आपको यहाँ पर याद रखना है। यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। आगे आपको याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बने, जो कि 1505 से लेके 1509 तक रहा था। और इन्होंने मतलब अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, या ऐसे कह सकते हैं आप शांत जल की नीति अपनाई थी। और हिंद महासागर में इसका पूरा अधिकार हो गया था। और यहाँ तक कि अकबर को भी टैक्स देना पड़ता था, चुंगी अकबर को भी देना पड़ता था। इसका नीति, ये इतना कड़ी नीति को बना लिया था, काफ़ी अच्छी नीति बना लिया था। ये पूरे हिंद महासागर पर कंट्रोल कर लिया था अल्मेडा। तो आप ध्यान रखना कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया, शांत जल की नीति किसने चलाया। अगले देखिए अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। पूछेगा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको उत्तर करना है अल्बुकर्क। अल्मेडा नहीं, अल्मेडा पहले आया, अल्बुकर्क बाद में आया, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क है। अगले देखिए अल्बुकर्क जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। और इन्होंने अल्बुकर्क जो था मलक्का और हरमुज जो कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, उस पर भी अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने कोची में प्रथम यूरोपीय और पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों का प्रथम कोठी कोची में स्थापित हुआ था 1503 में। ये बात आपको याद रखना है। तो इतना बात आपको इसमें पुर्तगाली कंपनी में याद रखना है आपको, इससे बाहर नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको याद रखना है 31 दिसंबर 1599 को इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का दल स्थापित हुआ। और दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कंपनी को पूर्वी देश के साथ 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। और इस समय भारत में जो मुगल शासक हैं कौन है, अकबर। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत में मुगल शासक कौन था, तो कौन था, अकबर। आगे देखिए कि 1611 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। और तत्कालीन इस समय में जो मुगल शासक थे जहांगीर थे। कौन थे, जहांगीर थे। और फाइनल तौर पर 1613 में सूरत में अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ। 1611 में कोशिश किया था लेकिन असफल रहा था, लेकिन सूरत में जो है 1613 में अस्थायी कारखाना स्थापित किया। बाद में आप लोग देखेंगे कि सूरत से हटा के मुंबई चल जाता है इसकी कारखाना। चलिए आगे देखते हैं, इधर आगे आते हैं हम लोग। सिर्फ वो टॉपिक देखते हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप काफ़ी कम समय में इसे कवर कर सकते हैं और यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। अगले देखिए, अगले है हमारे पास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका मूल नाम क्या था, तो कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस इसका ओरिजिनल नाम था। और इसकी स्थापना होती है 1664 को। संस्थापक कौन था, संस्थापक देखिए तो कोलबर्ट, लुइस 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट। और निर्माण राज्य द्वारा ये सरकारी कंपनी था। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक जो है प्राइवेट कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है। इसी कारण जो है ये असफल भी रहता है। और खर्च हेतु धन तो राज द्वारा प्रदत्त था। इसमें जो खर्च धन होता था वो फ्रांस के सरकार देते थे, फ्रांस के राजाओं देते थे। अगले देखिए 1667 में फ्रांसिस केरो अभियान दल के साथ भारत के लिए रवाना हुआ 1667 में। और 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना की 1668 में। देखिए
इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पहली कारखाना जो है वो भी सूरत में ही लगा 1613 में। और फ्रांसी ने भी पहली कारखाना कहाँ पर, सूरत में ही खोला। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों का पहले कारखाना जो है सूरत में ही खोला गया था। और अगले है 1669 को जो है मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसिस कोठी की निर्माण की गई थी। तो पहली तो सूरत में और दूसरी मसूलीपट्टनम में, इतना याद रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य। तो अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतीनाती का चयन करने वाला कासिम बाजार का फैक्ट्री का प्रमुख था। कौन था? जॉब चार्नोक। आप लोग देखिएगा कि सूतीनाती गोविंदपुर और कलिकता को खरीद लिया था जॉब चार्नोक ने, और इसी से बाद में जो है कोलकाता बना। ये 3 शहर बस्ती को खरीद लिया था 1200 के किराए पर, सूतीनाती, गोविंदपुर और कलिकता को, और बाद में यही जो है कलकत्ता बना, और इसलिए कहते हैं कलकत्ता शहर के संस्थापक जॉब चार्नोक। और अगले देखिए, कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ कब? 1814 में। आगे आपको याद रखना है कि अंग्रेजी शासन में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन था? तो बिहार था। बिहार से अफीम का काफ़ी जो है आयात करते थे इन लोग। अगले देखिए, पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? थॉमस बेस्ट थे। अगले है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाले यूरोपीय शक्ति कौन थे? तो यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली। ये सवाल 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो कौन थी? पुर्तगाली। अगले देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने के क्रम अलग है और इसकी स्थापना के क्रम अलग है। तो आपको दोनों याद रखना है कि स्थापना का क्रम अलग है, भारत आने की क्रम अलग है। तो ये है भारत आने का क्रम, सबसे पहले आया पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया कौन था? पुर्तगाली। आप सभी को पता है कि 1498 को पुर्तगाली भारत आया और आखिरी में जो है सबसे लास्ट में गया 1961 को। तो ये इतने बेशरम थे कि सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया ना, काफ़ी बेशरम थे पुर्तगाली, कह सकते हैं आप। अगले देखिए, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुदायिक व्यापार केंद्र स्थापित किया तो किसने किया था? तो पुर्तगाली व्यापारी ने इसे किया था। अगले है, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दूसरी फैक्ट्री का स्थापना पुर्तगालियों ने कन्नूर में की थी। पहली फैक्ट्री 1503 में कोची में खोला पुर्तगालियों ने, दूसरी फैक्ट्री जो है कन्नूर में स्थापित किया, ये याद रखना है आपको। अगले देखिए, हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट किया किसने किया था? हुगली में जो पुर्तगाली बस्ती था उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था शाहजहां के द्वारा। तो मुगल शासक शाहजहां द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अगले देखिए, मसूलीपट्टनम जो है प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई। और पिपली क्यों फेमस है? तो डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी या फैक्ट्री का स्थापना यहाँ पर हुई और 1627 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसे थोड़ा छोटा कर लिए हैं क्योंकि सभी को एक साथ ही देखना है। तो देखिए, विभिन्न यूरोपीय कंपनी की स्थापना वर्ष तो देखते हैं हम लोग, और आपको बता दें कि सभी कंपनी के वास्तविक नाम अलग अलग था। जैसे ही बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत का नाम कुछ और था, जिसे आप एक बार जरूर देख ले। लेकिन ऐसे सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है कि ईस्ट इंडिया के प्रारंभिक नाम क्या था, ऐसे नहीं पूछा गया है, लेकिन हम लोग को देख लेना है एक बार। तो देखिए, 1498 में एस्तादो दो इंडिया, ये पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक नाम था, एस्तादो दो इंडिया। और अगले है 1599 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। हम लोग वास्तव में इसे बोलते हैं 1600 ईस्वी, लेकिन इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1599 को हुई थी। और इसका जो उस समय नाम क्या था? देखिए, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू
ईस्ट इंडीज ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज इसे ही बोलते हैं। बाद में इसका नाम बदल दिया गया था, इसे किया गया था क्या, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आज हम लोग जानते हैं। अगले देखिए 1602 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में, और इसका वास्तविक नाम देखिए क्या था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी। और अगले है 1616 में स्थापना होती है डेन ईस्ट। और अगले देखिए 1664 को जो है फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और इसका वास्तविक नाम था कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपको इसमें क्या याद रखना है, डेट और स्थापना। डेट और स्थापना पर ध्यान दीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा, सारे एग्जाम का तबाही मच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण संधि। फिर इसे छोटा करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मजबूरी है कि इसे छोटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी को एक साथ देखना है। तो देखिए महत्वपूर्ण संधि, अच्छे से फोकस कीजिएगा इसे ध्यान से, थोड़ा छोटा है तो आपको छोटा दिखेगा थोड़ा। महत्वपूर्ण संधि, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो किधर से देखें, किधर से स्टार्ट करें, इधर से। चलिए पहले इधर देखते हैं। तो पहली संधि इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो 1765 को होती है ना, आप सभी को पता है कि 1765 में इलाहाबाद की 2 संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद। तो इसकी प्रथम संधि में क्या था, देखिए प्रथम संधि कई बार एग्जाम में डेट के साथ पूछा गया। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुआ, तो आपको यहाँ डेट भी याद रखना है, 12 अगस्त 1765 को। पक्ष मतलब कौन कौन इसमें था, एक तरफ अंग्रेज था, दूसरी तरफ कौन था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट कौन, शाह आलम द्वितीय। और दूसरी संधि जो हुआ था 16 अगस्त 1765 को हुआ। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ जो थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। तो ये कंप्लीट हो गया, ये पूरे कंप्लीट हो गया क्या, देखिए ये पूरे कंप्लीट हो चुका हम लोग का। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। एक तरफ अंग्रेज है, दूसरी तरफ कौन है, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। और आगे देखते हैं, इधर फोकस कीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए। 1784 को होता है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि 1784 को अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होता है, और इसी संधि से जो है आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाता है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की अंत हो जाता है। आप सभी को पता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध 4 लड़े गए थे, मैसूर और अंग्रेज के साथ 4 लड़ाई हुई थी, और आखिरी लड़ाई में 1799 में टीपू सुल्तान मर गए थे। तो ये मंगलोर की संधि आपको याद रखना है। 1784, एक तरफ अंग्रेज है, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान है। चलिए नीचे देखते हैं। मेरा आवाज़ थोड़ा तबीयत ख़राब है, कहीं लग जाता है आवाज़, कोविड के सेकेंड डोज के कारण ऐसा हो रहा है। तो आप लोग भी अगर कोविड का सेकेंड डोज नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लें, क्योंकि बहुत सारे जगह आपको जो है सर्टिफिकेट लगेंगे, तो आप लोग ज़रूर ले लें। याद रखना है 1769 में हुआ। एक तरफ हैदर अली थे, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, दूसरी तरफ कौन थे, अंग्रेज। और इसी संधि के द्वारा, मतलब मद्रास की संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। तो आप जो है याद रखना कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के तहत होता है। और अगले देखिए सालाबाई की संधि है, सालाबाई की संधि है। तो सालबाई की संधि जो है 1782 को हुई थी। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मराठे थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और इस पर फोकस कीजिए। प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र, प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र, डचों ने कहाँ कहाँ अपना कोठी की स्थापना किया था। एक तो अहमदाबाद में किया, दूसरी तो कोची में किया, तीसरी तो आगरा में भी किया था। फिर ये भड़ूच में भी डच व्यापारिक केंद्र थे, पिपली में भी था, सूरत में भी था। आप सभी को पता है सूरत मसूलीपट्टनम में था, चिनसूरा में था, और नागपट्टनम में था। आपको क्या इसका डेट भी बता दें, तो चलिए डेट की कोई काम नहीं है, डेट नहीं पूछे जाएंगे। ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे इनमें से कहाँ पर डच के व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं थे, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये गोल चक्कर को आप एक बार पढ़ जाइए और क्लियर हो जाएगा। कहाँ कहाँ है, अहमदाबाद है, कोची है, आगरा है, भरूच है, पिपली है, सूरत है, मसूलीपट्टनम है, चिनसूरा है, और नागपट्टनम है। खेल खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अंग्रेज एवं फ्रांसीसी संघर्ष। तो प्रथम कर्नाटक की युद्ध 1746 से 1748 को लड़ा गया। क्या कारण था, तो इसका तत्कालिक कारण था कि अंग्रेज कैप्टन
बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर जो है अधिग्रहण कर लिया था। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र इसका एक कारण मान सकते हैं इस तरह से आप। और इसकी समाप्ति जो है एला सापेल की संधि जो कि 1748 को हुई थी, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ और इसी प्रकार कर्नाटक की पहली लड़ाई समाप्त हो जाता है। अगले देखिए, अगले है वांडीवास युद्ध जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ फ्रांसीस थे। कब हुआ था? तो 1760 जनवरी 1760 को वांडीवास की लड़ाई हुई। नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज सेनापति थे आयरकोट और फ्रांसीस सेनापति थे कौन? काउंटी डी लाली। काउंटी डी लाली। और परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज इसमें जीत गया था, फ्रांसीस हार गया था। और वांडीवास की युद्ध से ही फ्रांसीस कंपनी का पतन स्टार्ट हुआ। फ्रांसीस कंपनी अब कमजोर पड़ते गया। और आगे देखिए, हम लोग महत्वपूर्ण वर्ष देखते हैं। महत्वपूर्ण वर्ष ध्यान दीजिए इस पर। पहले ऊपर जाते हैं तो देखिए 1529 से लेके 1538, 1529 से लेके 1538 इस समय जो है नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर रहे थे। नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर। और इसके बाद देखिए 1505 अगर देखते हैं तो 1505 से लेके 1509 तक आप सभी को पता है कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा गवर्नर रहा। देखिए फ्रांसिस्को द अल्मेडा क्या क्या किया, तो इन्होंने जो है अजद्वीप और कन्नारनोर, जिसे कन्नूर भी आप बोल सकते हैं, में पुर्तगालियों दुर्ग का निर्माण की थी। पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण की थी। कहाँ पे? अज्जी द्वीप पे और कन्नूर में। इन दोनों जगह पर पुर्तगालियों के दुर्ग का निर्माता कौन है? अल्मेडा, जो कि 1505 से 1509 तक रहा था। वर्ष है हमारे पास 1961। 1961 का वर्ष जो है महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि भारत में पुर्तगालियों का अंतिम वर्ष है ये। तो यहाँ पर जो है मैनुएल एंटोनियो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थे गोवा का पुर्तगाली गवर्नर थे इस समय। इसे आप मैनुएल एंटोनियो को जो है शॉर्टकट में सिल्वा भी बोल सकते हैं। और पुर्तगाली शक्ति का भारत में पलायन हो गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले देखिए इधर 1534 का वर्ष। 1534 जो है ये बंगाल का शासक थे गियासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का शासक थे। इन्होंने सतगांव और चटगांव में जो है पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो महमूद शाह जो है पुर्तगालियों का सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति दिया था 1534 में। चलिए आगे देखते हैं। ये चार्ट खत्म हो चुका है। अगले वर्ष है हमारे पास 1661। 1661 का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी को पता है कि चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह हो जाएगा, मुंबई दहेज में मिल जाएगा। कितनी अजीब सी है। आज कितने शर्म लगता है हम लोग को कि हमारा कोई क्षेत्र कोई दहेज में दे रहा है दूसरे, कितने शर्म लगता है। चलिए खैर, तो ये होना था। देखिए 1661 को तो एक तरह है चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के सम्राट है, दूसरी तरह है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन। इन दोनों का क्या हुआ? विवाह हुआ। बहुत खुशी की बात है कि इन दोनों का विवाह हो गया, लेकिन दुखी की बात है कि मुंबई दहेज में नहीं देना था। विवाह हो गया और दहेज में मुंबई इसे दिया। किसने दिया? कैथरीन ने चार्ल्स द्वितीय को दिया था। और बाद में चार्ल्स द्वितीय ने इसे 1668 में जो है 1668 में चार्ल्स द्वितीय जो है मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब जो है मुंबई किसके अधिकार में चल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार में चल गया। अब मुंबई को बाद में देखेंगे आप सभी लोग कि व्यापारिक कोठी का केंद्र बना लेता है। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठी कहाँ बना था? सूरत में ना। अब जो है सूरत से हटा के मुंबई ले आएगा। तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर मजबूत कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। विविध महत्वपूर्ण है। रंजीत सिंह ने तोपें, गोला और बारूद बनाने के लिए कारखाना स्थापित किए। तो रंजीत सिंह ने तोप, गोला, बारूद बनाने के लिए कहाँ पर कारखाना स्थापित किया? तो अमृतसर और लाहौर में। अगले है आमेर के राजा जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का अनुवाद करवाया। तो किस भाषा में रेखागणित के तत्वों का अनुवाद करवाया था आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने? तो संस्कृत भाषा में करवाया था।
अगले है श्रृंगेरी मंदिर। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक कौन थे? तो मुस्लिम शासक थे टीपू सुल्तान। अगले है लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाई को समाप्त किया। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाई को समाप्त कब किया था? तो 1818 में। अगले देखिए द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था। किसके द्वारा? तो जॉर्ज एलिन ने किया था। और अगले है 1868 को, जो 1868 ईस्वी में देसी भाषा, इसे वानकुलर प्रेस्ट एक्ट अधिनियम लाया गया था, आप सभी को पता है। तो इस देसी भाषा से अगले देखिए 1878 में देसी भाषा अगली लाइन है 1878 में देसी भाषा वानकुलर प्रेस्ट अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित पत्रिका कौन थे? तो रातों रात अंग्रेजी भाषा में चेंज कर लिया था कौन पत्रिका? तो अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष आप सभी को पता है, अमृत बाजार पत्रिका। ये दिनों रातों रात जो है ऑटोमेटिक ये बन गया क्या? अंग्रेजी भाषा में छपने लगा था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले है विविध एक तरह देखिए राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम। तो पारित वर्ष जो 1876, तो पारित प्राधिकारी थे ब्रिटिश संसद में, ये पारित हुआ था। प्रावधान था महारानी विक्टोरिया भारत का समाग्री नियुक्त किया गया था। तो सवाल पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया भारत की समाग्री कब नियुक्त किए गए? तो उत्तर करना है हमें 1876 को। अगले देखिए विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम। तो प्रारूपित प्रस्तुति किसके समय में प्रस्तुत किए गए थे? डलहौजी के समय 1856 में, जब ये इस समय गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। और नियम कौन से नियम? तो नियम 15 के तहत क्या किया गया था? इसमें विधवा विवाह को वैध बनाया गया और उससे उत्पन्न संतान को भी वैध बनाया गया था। तो यहाँ पर खत्म हो चुका। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले में।